यही दस्तावेज साबित करते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं, बल्कि संगठित डाकुओं का गिरोह है। इन्होंने राज खजाने पर हमला किया, रेल की पटरियां उड़ाई और निर्दोष लोगों की जान खतरे में डाली। सुनो, ये हिंदुस्तान बहुत खतरनाक तौर पर एक हो रहा है। अब वक्त है चाल चलने का। फूट डालो, गांव गांव में शक बो दो, जात धर्म भाषा हर पहचान को बढ़ाओ। फूट डालो और फिर हुकूमत करो। जब वे एक दूसरे पर शक करेंगे तभी हमारा राज टिकेगा। सरकार को डर लूट से नहीं था, डर था एक ऐसे भारत से जो एकता में बंध रहा था। उनका डर हमारी ताकत। जरा सोचिए, 9 अगस्त 1925 का एक नॉर्मल सुबह। लोग अपने रूटीन में बिजी हैं। कोई चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई बाजार जा रहा है। लेकिन उसी दिन एक छोटा सा गांव काकोरी, लखनऊ से महज बस 16 किलोमीटर दूर, एक ऐसा घटना का गवाह बनने वाला था जो पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिला करके रख दिया। मेरे दोस्तों, ये कहानी है उन जवानों की जिन्होंने अपनी जिंदगी और आराम को रिस्क में डालकर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक नया मैसेज दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काकोरी ट्रेन रोबरी की, जिसे लोग अक्सर काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक रोबरी नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड और डेयरिंग एक्ट था जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर ने बड़े मास्टरमाइंड तरीके से अंजाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ये जवान जिनमें से कुछ बस अपने 20 में थे, कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकते थे? ये लोग कौन थे और उनका विजन क्या था? इस वीडियो में हम इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे उनके बैकग्राउंड, कौन से फैमिली से आए, कैसे पढ़ाई की और कैसे उनका पर्सनल स्ट्रगल उन्हें फ्रीडम के लिए फाइट करने की तरफ ले गया। और फिर हम बात करेंगे उन पावरफुल आइडियोलॉजी की जो HRA के मेंबर को यूनाइट करती थी और कैसे ये आइडियोलॉजी उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रेवोल्यूशनरी फोर्स बनाती थी। My brothers and sisters, the time for liberation is now! और हाँ, सिर्फ फैक्ट ही नहीं देखेंगे मेरे दोस्तों, हम उन मोमेंट में घुसेंगे जब उन्होंने ट्रेन को रोकने की प्लान बनाया, कैसे हर एक स्टेप मल्टी क्लोजली एग्जीक्यूट किया और कैसे उन्होंने अपने एक्शन से ब्रिटिश अथॉरिटी को शॉक में डाल दिया। ये वीडियो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री और रिसर्च नहीं, एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको हम जिएंगे। आपको लगेगा जैसे आप वहां खुद मौजूद हैं, हर डिसीजन और हर रिस्क के साथ। इस स्टोरी की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक ऐसा एक्ट था जिसने कास्ट, रिलीजन और रीजन को बैरियर को गिरा दिया और एक यूनाइटेड इंडिया बन करके तैयार हुआ। तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे काकोरी ट्रेन रोबरी की कहानी, उसके हीरोज और उनके सेक्रीफाइसेस और उनका एक्शन जो 1947 की आजादी की तरफ एक अनस्टेपेबल मोमेंटम बन गया। जरा सोचिए, एक ट्रेन रात के अंधेरे में धड़क रही है, इंजन की सीटी हवा में गूंज रही है और उसी सीटी के साथ लिखी जा रही है एक ऐसी कहानी आजादी की, जुनून की और उन जवानों की जिन्होंने मौत से आंख मिला करके कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सब ठीक है? हाँ, ठिकाने पर समय से पहुंचना जरूरी है। स्टेशन से बाहर ही उतरेंगे, कोई हमें पहचान ना पाए। और अगर गश्त मिल गई तब भी रुकना नहीं, पार्टी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। तय है, आज रात पीछे हटने का सवाल। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक डकैती की कहानी नहीं थी, ये थी एक ऐसी यूनाइटेड इंडिया की जो धर्म, जात और क्षेत्र के सब बंधनों को तोड़ करके बनी थी। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन कदम पीछे नहीं हटेंगे। धर्म, भाषा, जन्मस्थान सबसे परे हम एक हैं, आजादी की शपथ में। ये कहानी के मास्टरमाइंड थे राम प्रसाद बिस्मिल, शाहजहांपुर के एक सीधे साधे राजपूत परिवार से आए हुए एक युवा जिन्होंने कलम को तलवार बना दिया। बिस्मिल जी पेशे से एक कवि थे और उनकी कविता सिर्फ शब्द नहीं थी, वो एक आग थी जो उनके दिलों में धड़क रही थी।
जब उन्होंने सुना कि भाई प्रेमानंद जी को अंग्रेजों ने देशभक्ति के जुर्म में सजाए काला पानी दे दी है तो उनके अंदर का आग का गोला फट सा गया। परमानंद, तुम्हें इस साम्राज्य के खिलाफ बगावत और देशभक्ति फैलाने के जुर्म में सजाए काला पानी दी जाती है। तभी उन्होंने दर्द में अपनी पहली कविता लिखी, मेरा जन्म। उस कविता में उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं अपनी मां भारती के पैरों के बेड़ियों को तोड़ करके रहूंगा। मैं अपनी मां भारत के पैरों की बेड़ियां तोड़कर रहूंगा। 1922 में जब चौरा चोरी के इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया तो बिस्मिल जी के दिल पे एक पत्थर सा टूट गया। मेरे दोस्तों, उनका मानना था कि बिना खून पसीने के आजादी मिलती तो फिर ये गुलामी होती ही क्यों। इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने गुप्त देशवासियों के नाम संदेश लिखना शुरू किया और वहीं से शुरू हुआ उनका गठबंधन उन नौजवानों के साथ जिन्होंने हथियार उठाने का फैसला किया। ये लड़ाई किसी एक के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए है। आज से हम सिर्फ एक परिवार हैं, आजादी के परिवार। मेरे दोस्तों, यह सिर्फ एक छोटा सा कदम था आजादी की ओर। और फिर 1923 में इलाहाबाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। मेरे दोस्तों, ये बिस्मिल जी के कलम से निकला हुआ वो सपना था, एक ऐसा भारत जहां शोषित और मजलूम सब एक समान हो। और ऐसा ही हुआ। हर बिस्मिल के साथ एक अशफाकुल्लाह खान भी थे। उनके दिलों में वही जज्बा, लेकिन जज्बे के पीछे एक और कहानी थी। अशफाकुल्लाह खान एक समझदार उर्दू शायर थे, एक पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे और दिलों में इंसानियत भरपूर थी। उन्होंने जब देखा कि अंग्रेजी सरकार धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैला रही है तो उन्होंने फैसला किया, मैं दिखाऊंगा एक हिंदू और एक मुसलमान मिलकर के भी आजादी दिला सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कि एक हिंदू और एक मुसलमान मिलकर भी आजादी ला सकते हैं। बिस्मिल जी से उनकी दोस्ती एक स्कूल रेड की बाद हुई थी और वहीं से एक यूनाइटेड इंडिया ने जन्म लिया। और इन दोनों के बीच एक नाम था जिसे दुनिया आजाद के नाम से जानती है। मेरे दोस्तों, ये नाम कैसे भूल सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद। जिन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में जब उन्होंने अंग्रेजों पर पत्थर फेंका और पकड़े गए तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, What is your name? आजाद। Your father's name? स्वतंत्रता। मेरा घर जेल। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, आजाद जी ने बिस्मिल जी से शूटिंग भी सीखी। झांसी के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप बनाए और काकोरी ऑपरेशन में कवर फायर भी दिया। नजर सिर्फ निशाने पर। जी बिस्मिल भाई। याद रखो, गोली से पहले विचार सीधा होना चाहिए। विचार सीधा है, आजादी बस वही ताकत देगा। अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। बाद में उन्होंने HRA को बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA बनाया, जिसमें भगत सिंह जैसे युवा जुड़े। और जब 1931 में अल्फ्रेड पार्क में वो घेर लिए गए तो उन्होंने अपनी अंतिम गोली खुद पे चलाई, ये कह करके कि आजाद था और आजाद रहूंगा। आजाद था, आजाद रहूंगा। मेरे दोस्तों, अभी कहानी बाकी है। उनके साथ थे राजेंद्र लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह। इन्हें देश कैसे भूल सकती है जिन्होंने इस मिशन को अपने खून से लिखा।
लेकिन हर कहानी का एक विद्रोह भी होता है मेरे दोस्तों, और ये वो था ब्रिटिश राज का न्याय प्रणाली, जिसमें प्रोसिक्यूटर जगत नारायण मुल्ला ने HRA को डाकू बताने की पूरी कोशिश की। महोदय, यही दस्तावेज साबित करते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं, बल्कि संगठित डाकुओं का गिरोह है। इन्होंने राज खजाने पर हमला किया, रेल की पटरियां उड़ाई और निर्दोष लोगों की जान खतरे में डाली। कानून इन्हें कभी बख्श नहीं सकता। ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर काकोरी लूट से नहीं था, उनको डर था यूनाइटेड इंडिया से, और यही यूनिटी थी HRA की सबसे बड़ी ताकत। हमें लूट से नहीं, डर उनसे है जो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ चल पड़े हैं, एक ऐसी भारत से जिसे कोई बंधन तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक हामिद मानसून की रात, आसमान बादलों से भरा हुआ है, हवा में बिजली सी गुम हो रही है, कहीं दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन लखनऊ से शाहजहांपुर जा रही है। उस ट्रेन में सिर्फ पैसेंजर ही नहीं, बल्कि एक पैसे से भरा स्ट्रॉन्ग बॉक्स भी है, जो ब्रिटिश सरकार ने हमारे लोगों से टैक्स के रूप में निकाला है। लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं जानती है कि आज रात उस ट्रेन के साथ एक ऐसा किस्सा लिखा जाने वाला है जिसे काकोरी कांड कहा जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने महीनों तक इस रूट का हर इंच देखा था, हर वक्त ऑब्जर्व किया था। ट्रेन किस स्पीड से जाती है, कहां ब्रेक लगाती है, किस जगह गार्ड बदलते हैं, और फिर उन्होंने चुना काकोरी लखनऊ से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां गन्ने के खेतों के बीचे बीच ट्रैक गुजरती थी। यही जगह सही है, गन्ने के खेत हमें छुपा लेंगे। जब अगली ट्रेन यहां रुकेगी, हमारा वार आजादी के नाम पर। उन्होंने अपने साथ कुछ ऐसा चुनिंदा साथी रखे, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिरी और मनमंथ नाथ गुप्ता और कुछ और जवान। उन सब का मिशन एक ही था, अंग्रेजी राज की नींव को हिलाना। 9 अगस्त 1925 रात के लगभग 10:30 ट्रेन शाहजहांपुर से चली। धीरे धीरे सारे साथी अपनी जगह पर आ गए। जब ट्रेन आलमनगर के पास पहुंची, राजेंद्र लाहिरी जी ने इमरजेंसी चेन खींच दी। एक तेज सी सीटी, ब्रेक की चीख और इंजन से निकलता स्टीम ने अंधेरे को चीर दिया। ट्रेन रुक गई और उस रुकने के साथ ही आजादी का सपना एक नया मोड़ ले चुका था। चंद्रशेखर आजाद ने साइड फ्लैग संभाली। उन्होंने अपनी पिस्टल से हवाओं में एक वार्निंग शॉट फायर किया। गार्ड हिल गए, पैसेंजर डर गए। तब तक अशफाकुल्लाह खान और मनमंथ नाथ गुप्ता ने तिजोरी बांध खोलने का काम शुरू किया। फाइनली कुछ मिनटों में तिजोरी बांध खोल दिया जाता है और उसमें मिला एक कैश बॉक्स जिसमें 4,669 रुपए निकले। उम्मीद थी 20,000 की, लेकिन ये पैसा भी ब्रिटिश राज्य के खिलाफ हथियार बनाने वाला था। काम हो गया बिस्मिल भाई। सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिर्फ सरकारी पैसे लिए, किसी गरीब या मुसाफिर को हाथ तक नहीं लगाया। बिस्मिल जी ने कहा था, हम सिर्फ जालिम का माल ले रहे हैं, अपने लोगों का नहीं। हमने सिर्फ सरकारी पैसे लिए, किसी गरीब या मुसाफिर को हाथ तक नहीं लगाया। हम जालिम का माल ले रहे हैं, अपने लोगों का नहीं। मेरे दोस्तों, यहां से कहानी और भी भयानक रूप लेने वाली थी। किस्मत ने ट्रेजिक मोड़ लिया। एक बुलेट जो छिटक कर एक अहमद अली नाम के लॉयर को लग जाती है। वो बेचारे सिर्फ हंगामा देखने के लिए आए थे, लेकिन वहीं पे उनकी मौत हो गई। यह इंसिडेंट ने पूरे केस को बदल करके रख दिया। अब चार्ज सिर्फ रोबरी का नहीं था, मर्डर और ट्रिसन बन गया और ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने राज के लिए एक बहाना बना लिया, ये कहते हुए कि देखो ये तो डाकू है, ये कहां के रेवोल्यूशनरी हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं।
क्रांतिकारी पहले से तैयार थे। हाइडन बाइसिकल, डार्क फील्ड और लोकल विलेज की रास्ते सब अपनी अपनी डायरेक्शन में चले गए। कोई लखनऊ की ओर, कोई इलाहाबाद और कोई नेपाल की तरफ। सुबह तक ये घटना खबरों के साथ हवा में फैल सी गई। ब्रिटिश एसपी जेम्स वेलेस ने 500 कांस्टेबल के साथ एक मैसिव मैनहंट में निकले, जिसमें मेरे दोस्तों कम से कम 40 से ज्यादा लोग पकड़े गए। लखनऊ सेंसेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और लीड प्रोसिक्यूटर थे जगत नारायण मुल्ला। उन्होंने पूरे केस को इस तरीका से ट्विस्ट किया, रेवोल्यूशनरी को देशभक्त नहीं क्रिमिनल दिखाया जा सके। तो ये सब डाकू हैं, इन्होंने सरकार के खिलाफ हथियार उठाया है। और फिर 2 साल बाद 19 दिसंबर 1927 को 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल जब कोर्ट में खड़े हुए तो उन्होंने कहा, हम चोर नहीं हैं, हम आजादी के सिपाही हैं। उन्होंने अपने अंतिम पल तक मां से मिलने की इच्छा जताई। और फिर 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में उनकी फांसी दे दी जाती है। हम डाकू नहीं, हम आजादी के सिपाही हैं। और वहीं अशफाकुल्लाह खान अपने एक पुराने दोस्त के धोखे से पकड़े गए। ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको तोड़ने की कोशिश की। तुम मुस्लिम हो, बिस्मिल हिंदू है, तुम्हारे लिए अलग फैसला होगा। लेकिन अशफाकुल्लाह खान ने कहा, मैं अपने भाई के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। Think, Mr. Khan. You are a Muslim. Bismil is Hindu. Why die for someone who isn't even your kind? मैं अपने भाई के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। हमारा मजहब अलग हो सकता है पर हमारा देश एक है। और फिर उन्हें भी फैजाबाद जेल में फांसी दे दी जाती है। उनका अंतिम सलाम एक मिसाल बनकर के रह गया, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे सुंदर रूप। मेरे दोस्तों, काकोरी के इन हीरोज ने हमें यह सिखाया कि आजादी एक दिन में नहीं मिलती, वो हर उस दिन मिलती है जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उन्होंने फांसी को गले लगाया ताकि हम जिंदगी को आजादी से जी सके। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो शेयर कीजिए देश के तमाम नागरिकों के साथ। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर ये डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाइनिंग ऑफ मोहम्मद आतिफ।